हेलो, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। केम छो इंडिया। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स की शिक्षा पर। और आज की इस वीडियो से हम शुरू कर रहे हैं बिजनेस स्टडीज़ मैराथन सीरीज़, जिसमें हम क्लास 11th एंड 12th की बिजनेस स्टडीज़ कवर करेंगे। देखिए, D+B में बिजनेस स्टडीज़ एक मेजर पोर्शन कवर करता है, राइट। इसके क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आपको पूछे जाएंगे उसमें, ठीक। तो बहुत ज़रूरी है कि हम इसे डिटेल में डिस्कस करें। तो रोज़ शाम को 7 बजे आपको बिजनेस स्टडीज़ की एक वीडियो मिलेगी और रोज़ शाम 8 बजे आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस डिस्कस किए जाएंगे, राइट। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। देखिए, इससे पहले मैंने 12th क्लास के बहुत सारे टॉपिक्स ऑलरेडी अपलोड किए हुए हैं, आप उन्हें भी चेक कर सकते हैं। उनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। शुरू करते हैं आज की वीडियो, दैट इज़ नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस। इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे बिजनेस क्या है, उसका नेचर क्या है, उसके पर्पस क्या है, क्यों हम ये बिजनेस कर रहे हैं, राइट। तो सबसे पहले तो देखो, बिजनेस कौन करता है? एक बिजनेसमैन, एक ह्यूमन बीइंग बिजनेस करता है अपनी कुछ नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए, राइट। एक ह्यूमन की लाइफ में ना बहुत सारी नीड्स होती हैं, उन्हें फुलफिल करने के लिए वो अदर अदर एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं। किस टाइप की नीड्स होती हैं? देखो, आपको अपना लाइवलीहुड अर्न करने के लिए आपको मनी चाहिए, ठीक है। आपको पैसा चाहिए, ये आपकी एक नीड है, राइट। प्लस सिर्फ मनी ही आपकी नीड है क्या? सिर्फ मनी अगर आपको लाइफ में मिल जाए तो क्या आप एक अच्छी ज़िंदगी जी सकते हैं? नहीं। आपको साथ ही साथ क्या चाहिए? एक फैमिली भी चाहिए जो आपको रिस्पेक्ट करे, आपको लव करे, ठीक है। प्लस आपको चाहिए कि सोसाइटी में आपका स्टेटस भी बने, लोग आपको जाने, ठीक। तो आपको हर चीज़ चाहिए। अगर सिर्फ मनी हो तो भी आप हैप्पी नहीं रह सकते, या सिर्फ एक प्यार करने वाली फैमिली हो तो भी आप हैप्पी नहीं रह सकते। आपको दोनों चीज़ें चाहिए। तो ये दोनों ही नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए आप क्या करते हो? दो टाइप की एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हो, इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ परफॉर्म करके आप मनी अर्न करते हो, और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ परफॉर्म करके आप अपनी सोशल एंड इमोशनल नीड्स को सेटिस्फाई करते हो। इकोनॉमिक एक्टिविटी मनी के लिए, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में वो सारी एक्टिविटीज़ आ जाएंगी जो आप अपनी उन लोगों के लिए परफॉर्म करते हो जिनके साथ आप रहना चाहते हो अपनी लाइफ में, अपनी फैमिली के लिए या उस सोसाइटी के लिए परफॉर्म करते हो जिस समाज में आप रहना चाहते हो, राइट। तो एक बार से इसे डिस्कस कर लेते हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटी, दोज एक्टिविटीज हुज ऑब्जेक्टिव इज टू अर्न मनी एंड टू क्रिएट वेल्थ, यानी उनका ऑब्जेक्टिव ही है जिसमें हम मनी अर्न कर सकें। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी whose aim is not to earn money, जिनका एम मनी अर्न करना नहीं होता, बट टू सेटिस्फाई सोशल, साइकोलॉजिकल एंड इमोशनल नीड्स। इमोशनल, सोशल, साइकोलॉजिकल नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए हम नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं। देखो एग्जाम्पल लो, जिस भी काम के बदले अगर आपको पैसा मिल रहा है तो वो आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी है। अगर लोग फैक्ट्री में वर्क कर रहे हैं, उसके बदले उन्हें सैलरी मिलेगी। कुकिंग फूड इन रेस्टोरेंट, आप फूड पका रहे हो इन रेस्टोरेंट। अ टीचर टीचिंग इन अ स्कूल, एक टीचर स्कूल में पढ़ा रही है, तो इन सब के बदले में उन्हें क्या मिल रही है? सैलरी मिल रही है, ठीक है। तो अब वो आपकी मनी की नीड को पूरा कर रहे हैं, तो ये इकोनॉमिक हो गया, राइट। वहीं अगर यही कुक अपने घर में खाना पकाएगा, ठीक है, तो वो क्या कर रहा है? वो अपने बच्चों की खुशी देख रहा है, ठीक। वो अपने बच्चों के लिए खाना पका रहा है, तो वो उसकी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है, क्योंकि उसके बदले में उसे वहाँ से पेमेंट नहीं मिलेगी। उसके बदले उसे वहाँ से सिर्फ एक स्माइल और एक प्यारा चेहरा दिखने को मिलेगा, राइट। वहीं अगर एक टीचर स्कूल में पढ़ाती है तो उसे वहाँ पे सैलरी मिलेगी। बट अगर वो अपने डॉटर को घर पर पढ़ा रही है, तो उसे वहाँ से क्या मिलेगा? एक अच्छा रिजल्ट, कि उसकी लड़की जो है वो ग्रो करेगी अपनी लाइफ में, अच्छा रिजल्ट लाएगी, ठीक। तो यही डिफरेंस है, इकोनॉमिक एक्टिविटी में आप पैसा अर्न करते हैं, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में आप अपनी फैमिली को या अपनी सोशल एंड साइकोलॉजिकल और इमोशनल नीड्स को फुलफिल करते हैं, राइट। तो अब ये समझ में आया कि जो बिजनेस है, बिजनेस जो आप करते हो वो आप पैसा कमाने के लिए ही करते हो, राइट। तो वो किसका पार्ट हो जाता है? वो आपका इकोनॉमिक एक्टिविटी का पार्ट हो जाता है। अब समझ लेते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस। बिजनेस क्या है? देखो, बिजनेस में आप क्या करते हो, ये एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, ये हमें क्लियर है। बिजनेस रेफर टू दोज इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज जिसमें आप परचेज करते हो या खुद प्रोड्यूस करते हो। या तो आप किसी सामान को परचेज करके ला रहे हो किसी दूसरे पर्सन से, या आप खुद उस चीज़ को बना रहे हो, ठीक है। फिर उसको आगे आप सेल कर रहे हो, सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद द मोटिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। क्यों सेल कर रहे हो? कि उसके बदले में आपको प्रॉफिट मिलेगा, यही आपका मोटिव होता है। बाय सेटिस्फाइंग ह्यूमन नीड्स इन द सोसाइटी। कैसे प्रॉफिट अर्न होगा? जब लोग जो है आपके प्रोडक्ट को परचेज करेंगे, आपकी सर्विसेज को लेंगे, उनकी नीड सेटिस्फाई होगी, तो वो आपको पेमेंट करेंगे और आपको प्रॉफिट अर्न करवाएंगे, राइट। तो इसमें आप क्या कर रहे हो? परचेज कर रहे हो या प्रोडक्शन कर रहे हो? या तो आप परचेज कर रहे हो या प्रोडक्शन कर रहे हो, फिर उससे आगे आप सेल कर रहे हो विद द मोटिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट, की प्रॉफिट अर्न होगा, ठीक है। तो यही है बिजनेस, जिसमें आप प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट करते हो गुड्स एंड सर्विसेज का, और फिर उसे आगे सेल कर देते हो।
अब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स से इसका मीनिंग और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है बिजनेस की? इट इज़ एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, ये तो हमें पता है कि इससे हम मनी अर्न करते हैं, तो ये एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। नेक्स्ट है प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, यानी आप इसमें क्या कर रहे हो? आप प्रोड्यूस कर रहे हो या तो खुद या कहीं से लेकर आ रहे हो गुड्स एंड सर्विसेज को फॉर सेल। प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर सेल। फिर आ जाता है सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। देखो, किसी भी बिजनेस करने का फ़ायदा ही नहीं है जब तक आप उस प्रोडक्ट को सेल ही ना करो। आपने प्रोडक्ट बना लिया या ले आए, जब तक आप उसे सेल नहीं करोगे आप प्रॉफिट अर्न नहीं कर सकते। तो थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स है कि आप सेल करोगे या एक्सचेंज करोगे गुड्स एंड सर्विसेज को बिटवीन सेलर एंड बायर। ठीक है, अगर मैं प्रोड्यूस कर रही हूँ तो मुझे उसे बायर तक पहुँचाना होगा, तभी वो सेल कर पाएगा, राइट? तो आप सेल करोगे बायर को। फोर्थ है डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज एट अ रेगुलर बेसिस। देखो, बिजनेस क्या होता है? जो रेगुलर बेसिस पे चलता है। आप ये सोचो कि आपने एक दिन अगर किसी चीज़ को बेच दिया तो आप बिजनेसमैन बन गए, तो नहीं, ऐसा नहीं है। आपने कोई प्रोडक्ट OLX पर सेल कर दिया, जहाँ पर आप ओल्ड प्रोडक्ट सेल कर देते हो, ठीक है, तो उससे आपको हुआ तो प्रॉफिट। आपका जो फ़ोन था उसकी वैल्यू थी 5,000 और आपने उसे OLX पर कितने का सेल कर दिया? आपने उसे OLX पर 6,000 का सेल कर दिया, ठीक है। तो आपको यहाँ पर 1,000 का प्रॉफिट हुआ, राइट? प्रॉफिट तो आपको हो रहा है, बट ये आपने सिर्फ एक दिन किया है। वन डे के बिजनेस को आप बिजनेस नहीं कहते, ठीक है। बिजनेस क्या होता है? जो रेगुलर बेसिस पे हो, राइट? तो डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज एट अ रेगुलर बेसिस इसका फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक्स है। फिफ्थ है आप प्रॉफिट अर्निंग कर रहे हो। मेन मोटिव ही बिजनेस का क्या है? द मेन पर्पस ऑफ बिजनेस इज टू अर्न प्रॉफिट। प्रॉफिट के लिए ही आप सब कुछ कर रहे हो, ठीक है। एक बिजनेस कभी सर्वाइव ही नहीं कर सकता अगर वो प्रॉफिट अर्न ना करे, ठीक है। ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ आप 10 रुपये की चीज़ बना रहे हो और 10 में ही उसे सेल कर रहे हो, तो क्या आप लंबे समय तक बिजनेस कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। आपको क्या चाहिए कि आप प्रॉफिट अर्न करो। प्रॉफिट अर्न करोगे तभी बिजनेस ग्रो होगा, राइट? तो बिजनेस में आप प्रॉफिट अर्न करते हो। सिक्स्थ है अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न। इसमें रिटर्न की अनसर्टेनिटी, यानी कुछ फिक्स नहीं है, कुछ भी फिक्स नहीं है कि कितना प्रॉफिट आप अर्न करोगे। इस साल आपने 10 लाख का प्रॉफिट अर्न कर लिया और नेक्स्ट ईयर आपने 8 लाख का ही प्रॉफिट अर्न किया। कुछ भी चेंजेस हो सकते हैं, कोई भी पॉसिबिलिटी हो सकती है लॉस की, ठीक है। तो कुछ भी फिक्स नहीं है। रिटर्न कितना मिलना है बिजनेस में आप ये आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, ठीक। आप एस्टिमेट लगा सकते हो कि हाँ, मैंने 8 लाख का प्रोडक्ट तैयार किया है तो ऑलमोस्ट मेरे पास 15 लाख तो आएंगे, ये आपने एस्टिमेट लगाया, ठीक। बट अब ये प्रोडक्ट कितना बिकेगा ये आपको नहीं पता। लोगों को ये कितना पसंद आएगा, या कोई पॉलिसी चेंज हो गई तो ये बिकेगा या नहीं बिकेगा, लोगों की नीड रहेगी या नहीं, तो ये चीज़ आप डिफाइन नहीं कर सकते। तो रिटर्न क्या है आपका? अनसर्टेन है, राइट। सेवेंथ है एलिमेंट ऑफ रिस्क। किसी भी बिजनेस में रिस्क इन्वॉल्व होता है, राइट। ऑल बिजनेस एक्टिविटीज कैरी सम एलिमेंट ऑफ रिस्क, क्योंकि फ्यूचर के बारे में आपको नहीं पता, ठीक है। आप एकदम वो बाबा तो है नहीं कि आप फ्यूचर देख लें कि क्या होना जा रहा है और आप सारी एक्टिविटीज़ को अपने अकॉर्डिंग कंट्रोल कर लें, तो ये पॉसिबल नहीं है। देखो, आप कोई भी बिजनेस कर रहे हो, वहाँ पर आग लग सकती है, चोरी हो सकती है, या आपने आज एक प्रोडक्ट बनाया आज की नीड के अकॉर्डिंग और कल उसकी डिमांड ही नहीं रही मार्केट में, ठीक। तो आपने तो बहुत सारा प्रोडक्ट तैयार कर लिया, अब कल उसकी डिमांड ही नहीं है मार्केट में, तो वो प्रोडक्ट कहाँ जाएगा? वो प्रोडक्ट तो बेकार हो गया, ठीक है। तो इसलिए कहा जाता है यहाँ पर रिस्क हमेशा रहता है, क्योंकि एनवायरनमेंट में बहुत जल्दी जल्दी चेंज आते रहते हैं। अब फायर और थेफ्ट, इस पर आपका रोक नहीं है। आग लग गई, कोई वायरिंग फॉल्ट हुआ, उसकी वजह से आग लग सकती है। चोरी तो कैसे भी हो सकती है। आपके एम्प्लॉयज़ स्ट्राइक पर चले गए कि हम प्रोडक्शन ही नहीं करेंगे, तो बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं रिस्क के, जिनकी वजह से आपको लॉस हो सकता है और आप इन्हें कंट्रोल नहीं कर सकते। अब बिजनेस का मतलब आप समझ चुके हो, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हम डिस्कस कर चुके हैं। अब आ जाते हैं इस पर। देखो, एक इकोनॉमिक एक्टिविटी, मनी अर्न करने के लिए आप सिर्फ बिजनेस ही एक इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है जिसके ज़रिए आप मनी अर्न कर सकते हो। प्रोफेशन भी है और एम्प्लॉयमेंट भी है। आप इधर भी जा सकते हो, इधर भी जा सकते हो, ठीक है। तो बिजनेस का मीनिंग तो हमें पता है, बिजनेस क्या होता है हम एक डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है, जिसमें इट रेफर्स टू परचेज, प्रोडक्शन और सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। परचेज कर रहे हो, प्रोड्यूस कर रहे हो फॉर द पर्पस ऑफ सेल विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट, यानी प्रॉफिट अर्न करने के लिए जो भी आप करते हो, ठीक है। इसे हम डिस्कस नहीं करेंगे। अब प्रोफेशन क्या होता है? देखो, इट इंक्लूड्स दोज एक्टिविटीज़ विच रिक्वायर स्पेशल नॉलेज एंड स्किल्स इन द ऑक्यूपेशन। प्रोफेशन में आप अगर जाना है तो उसके लिए आपको स्पेशल नॉलेज एंड स्किल्स चाहिए होती हैं। देखो, आप मेडिकल में जा रहे हो डॉक्टर बनने के लिए, या लॉयर बनना चाहते हो, या CA, ये सारे आपके प्रोफेशन हैं। इनके लिए आप
कोई भी पर्सन जाकर डॉक्टर लॉयर सीए नहीं बन सकता, उसके लिए उसके पास पर्टिकुलर एक डिग्री होनी चाहिए, ठीक है। लॉयर बनने के लिए लॉ की डिग्री होनी चाहिए आपके पास, ठीक है। आपको उसकी सारी नॉलेज होनी चाहिए, सारी स्किल्स आनी चाहिए, ठीक। तो हर एक चीज़ के लिए एक पर्टिकुलर क्राइटेरिया है जिसे आप फॉलो करोगे तभी आप एक प्रोफेशन में जा सकते हो, उसके बिना, ठीक है, आप उस प्रोफेशन में नहीं जा सकते। जैसे कि बिजनेस कोई भी कर सकता है, मैं भी कर सकती हूँ, आप भी कर सकते हो, राइट। किसी भी स्ट्रीम का पर्सन, एक लिटरेट और इलिटरेट दोनों में से कोई भी पर्सन एक बिजनेस कर सकता है, राइट। बट प्रोफेशन के लिए आपको क्या चाहिए कि एक एजुकेटेड पर्सन होना चाहिए जिसके पास पर्टिकुलर प्रोफेशन की नॉलेज हो। डॉक्टर बनना है तो उसके पास मेडिकल की नॉलेज होनी चाहिए, लॉयर बनना है तो उसे लॉ की नॉलेज होनी चाहिए, सीए बनना है तो उसे अकाउंटेंसी की नॉलेज होनी चाहिए, राइट। वहीं आ जाते हैं एम्प्लॉयमेंट के ऊपर। एम्प्लॉयमेंट के जरिए भी आप मनी अर्न कर सकते हो, ये भी एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। एम्प्लॉयमेंट में आप क्या करते हो, इट रेफर्स टू द ऑक्यूपेशन इन विच पीपल वर्क फॉर अदर्स एंड गेट रेम्यूनरेशन इन रिटर्न, जिसमें लोग दूसरों के लिए काम करते हैं और उसके बदले में उन्हें रेम्यूनरेशन, सैलरी मिलती है, राइट। वर्कर, एम्प्लॉय, सेल्समैन, ये सारे एम्प्लॉयमेंट की पार्ट हो जाते हैं, ठीक है। इस ऑक्यूपेशन में आपको किसी स्किल की ऐसी ज़रूरत नहीं है। जिस भी जगह आप जॉब कर रहे हो, जिन लोगों के लिए आप काम कर रहे हो, उन लोगों को जो चीज़ चाहिए अगर वो आप में है तो आप एम्प्लॉयमेंट का पार्ट बन सकते हो, राइट। सपोज आप एक सेल्समैन की जॉब के लिए जाते हो तो आपके अंदर सेल्समैन की वो क्वालिटीज़ अगर एम्प्लॉयमेंट, मतलब जो भी एक एम्प्लॉयर है आपका जो आपको हायर कर रहा है, उसे दिख जाती हैं तो आपको हायर कर लेगा, ठीक है। तो इसके लिए भी आपको कोई स्पेशल नॉलेज नहीं चाहिए, राइट। तो आप बिजनेस के ज़रिए भी मनी अर्न कर सकते हो, प्रोफेशन के ज़रिए भी और एम्प्लॉयमेंट के ज़रिए भी। ये तीनों ही आपकी क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। अब इन तीनों में एक बार डिफरेंस देख लेते हैं, बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट में। देखिए, मोड ऑफ स्टेब्लिशमेंट कि आप किस तरह से सेटअप करोगे बिजनेस को, प्रोफेशन को या एम्प्लॉयमेंट को। तो बिजनेस सेटअप करने के लिए आपको क्या चाहिए होता है, यू नीड टू कंप्लीट सम लीगल फॉर्मेलिटीज़। कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज़, आप कोई भी बिजनेस सेटअप करते हैं आपको उसको रजिस्टर्ड कराना होता है, राइट। और प्रोफेशन में आपको क्या चाहिए, मेंबरशिप ऑफ अ प्रोफेशनल बॉडी। आप अगर लॉयर बनना चाहते हैं तो आपको क्या चाहिए, आपके पास एक तो प्रॉपर डिग्री होनी चाहिए लॉ की, प्लस आप मेंबर होने चाहिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया के, ठीक है, जो उनकी प्रोफेशनल बॉडी है जो रेगुलेट करती है सब चीज़ों को, ठीक है। उसका मेंबरशिप आपके लिए बहुत ज़रूरी है अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो, राइट। फिर आ जाता है एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट के लिए आपको क्या चाहिए, कैसे आप ज्वाइन कर सकते हो, जब आपको अपॉइंटमेंट लेटर मिल जाए। आप किसी भी जगह जॉब के लिए जाओगे, जब वो आपको हायर कर लेंगे और आपको एक अपॉइंटमेंट लेटर दे देंगे तो आप एम्प्लॉयमेंट का पार्ट बन सकते हो, आप उसमें जा सकते हो, राइट। तो पहला तो यही है मोड ऑफ स्टेब्लिशमेंट, कैसे आप इसका पार्ट बनोगे। अब है नेचर ऑफ वर्क। इट मीन्स इन तीनों में आप किस तरीके का काम करते हो। देखो, बिजनेस में तो आप चीज़ों को, गुड्स को या सर्विसेज को प्रोड्यूस करते हो, फिर उन्हें सेल करते हो, या परचेज करते हो फिर सेल करते हो, राइट। प्रोफेशन में आप क्या करते हो, आप हर एक डिफरेंट पर्सन को डिफरेंट एडवाइस देते हो अपनी नॉलेज के बेसिस पर, ठीक है। पर्सनलाइज सर्विसेज देते हो आप ऑफ एक्सपर्ट नेचर। हर एक क्लाइंट, एक लॉयर के पास अलग अलग क्लाइंट आते हैं और हर एक क्लाइंट की अलग अलग प्रॉब्लम्स होती हैं, राइट। तो हर एक को अलग अलग एडवाइस दी जाती है अपनी नॉलेज के अकॉर्डिंग। प्रोफेशन में आप ये करते हो। एम्प्लॉयमेंट में आप क्या करते हो, जो भी आपका एम्प्लॉयर आपको वर्क अलॉट करता है आप उसे परफॉर्म करते हो, राइट। तो तीनों में काम भी डिफरेंट है। अब आ जाते हैं क्वालिफिकेशन पर। क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, देखो, एक बिजनेस करने के लिए आपको कोई क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए होती है, कोई ऐसी लिमिटेशन नहीं है यहाँ पर कि मिनिमम इतनी क्वालिफिकेशन होनी ही चाहिए, ठीक है, कोई भी पर्सन कर सकता है। बट एक प्रोफेशन में आने के लिए आपको प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन चाहिए। डॉक्टर बनने के लिए आपको एमबीबीएस करनी पड़ेगी, लॉयर बनने के लिए आपको लॉ करना पड़ेगा, ठीक है, प्रॉपर ट्रेनिंग रिक्वायर्ड है। एम्प्लॉयमेंट में आपको क्या चाहिए होता है, वो क्वालिफिकेशन एंड ट्रेनिंग जो आपके एम्प्लॉयर को ज़रूरत हो। आप जहाँ भी जॉब करने जाते हो उनकी जो कंडीशंस हैं, उनको जिस क्वालिफिकेशन का पर्सन चाहिए वो क्वालिफिकेशन अगर आपके पास होंगी तो आपको जॉब ऑफर हो जाएगी। तो यहाँ पर आपकी क्वालिफिकेशन आपके एम्प्लॉयर के अकॉर्डिंग होती है, राइट। फिर आ जाता है आपका कैपिटल इन्वेस्टमेंट। कितनी कैपिटल इन्वेस्टमेंट की जाती है इनमें। कैपिटल इन्वेस्टमेंट यानी कितना पैसा लगाया जाता है इन्हें रन करने के लिए। देखो, बिजनेस में छोटा बिजनेस है तो कम पैसा लगेगा, बड़ा बिजनेस है तो ज़्यादा पैसा लगेगा, ठीक है, अकॉर्डिंग टू साइज एंड कैपेसिटी, ठीक है। तो बिजनेस में आप कैपिटल उसके अकॉर्डिंग लगाते हो। प्रोफेशन में आप क्या करते हो, देखो, आप अगर लॉयर बनते हो तो आप अपना एक चैम्बर बुक करते हो या आप अपना एक ऑफिस खोलते हो जहाँ पर आप लोगों को कंसल्ट कर रहे हो, ठीक है। तो उसमें आपको लिमिटेड कैपिटल चाहिए क्योंकि आपको सिर्फ एक प्लेस चाहिए जहाँ से आप अपना सर्विसेज लोगों को प्रोवाइड कर सको, राइट। तो इसमें लिमिटेड कैपिटल चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं। और एम्प्लॉयमेंट में तो आपको बिल्कुल ही कोई कैपिटल की ज़रूरत नहीं है।
आपके पास अगर जॉब है तो आपको उनके प्लेस पर जाना है, उनके प्लेस पर जाकर आपको काम करना है, तो कोई कैपिटल की ज़रूरत नहीं है। फिर आ जाता है रिवॉर्ड एंड रिटर्न। क्या मिलता है रिटर्न में इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के बाद? देखो, बिजनेस करोगे तो प्रॉफिट अर्न करोगे, प्रोफेशन में आओगे तो प्रोफेशनल फ़ी आपको दी जाती है, ठीक है, और अगर आप किसी एम्प्लॉयमेंट में हो तो आपको सैलरी और वेजेस की फॉर्म में पेमेंट होगी। फिर आ जाते हैं रिस्क पर। देखो, तीनों में किस में ज़्यादा रिस्क है? देखो, बिजनेस में ही सबसे ज़्यादा हाई रिस्क होता है, क्योंकि इसमें सब चीज़ अनसर्टेन है। रिटर्न आपको कितना मिलना है बिल्कुल आप डिसाइड नहीं कर सकते। फ्यूचर आपके पास क्या रिजल्ट लेकर आएगा, लोग आपके प्रोडक्ट को पसंद करेंगे या नहीं करेंगे, लोग आपकी सर्विसेज लेना चाहेंगे या नहीं चाहेंगे, या आपको नहीं पता। तो यहाँ हमेशा हाई रिस्क रहता है, क्योंकि आपने इन्वेस्टमेंट आपने ह्यूज की है, लेकिन रिस्क आपका कम है, राइट, मतलब ज़्यादा है, ठीक। और प्रोफेशन में आपका लो रिस्क रहता है, ठीक है, जिसमें कैपिटल कम है रिस्क भी कम है, और जहाँ नो कैपिटल है वहाँ तो रिस्क भी नो है। देखो, कोई भी लॉस होगा वो किसका होगा? वो एम्प्लॉयर का होगा। आपका एज ए एम्प्लॉय कोई लॉस नहीं होगा, ठीक है, तो एम्प्लॉयर का होगा, तो यहाँ पर आपका कोई रिस्क इन्वॉल्व नहीं है। नेक्स्ट है आपका कोड ऑफ कंडक्ट। कोड ऑफ कंडक्ट कहता है कि वो रूल्स एंड रेगुलेशन जो किसी भी चीज़ को मैनेज करने के लिए चाहिए होते हैं। तो बिजनेस में आपको किसी भी तरह के रूल्स एंड रेगुलेशंस की ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आप अपना बिजनेस अपने अकॉर्डिंग रन करते हो, इसमें आपको कोई कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो करने की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। बट अगर आप एक प्रोफेशन का पार्ट हो तो वहाँ पर आपको प्रोफेशनल कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो करने होते हैं। कि अगर आप लॉयर हो तो इंडिया के सभी लॉयर को सेम कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो करने होंगे। इट मीन्स अपनी लॉ की प्रैक्टिस वो कहीं भी करें इंडिया के कोने में, उन्हें इन्हीं कोड ऑफ कंडक्ट के ध्यान में रखकर उन्हें करना होगा, राइट। तो कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस जो सबके लिए हो जाते हैं। तो यहाँ पर प्रोफेशनल कोड ऑफ कंडक्ट होता है। एम्प्लॉयमेंट में क्या होता है? हर एक कंपनी, हर एक ऑर्गेनाइजेशन के अपने कोड ऑफ कंडक्ट हैं, ठीक है। वहाँ पर कोई एक कॉमन कोड ऑफ कंडक्ट नहीं है जो हर एक ऑर्गेनाइजेशन में चलेगा। हर ऑर्गेनाइजेशन अपने अकॉर्डिंग अपने एम्प्लॉयज़ के लिए कुछ टर्म्स एंड कंडीशन, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बना लेती है, राइट। तो ये डिफरेंस था बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट में। अब आ जाते हैं इनके ऑब्जेक्टिव्स पर। ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस। ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस क्या है? बिजनेस करने का क्या पर्पस है आपका? द ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस मीन्स द पर्पस फॉर विच बिजनेस इज स्टेब्लिश एंड कैरिड ऑन। यानी किस चीज़ के लिए आप बिजनेस स्टेब्लिश कर रहे हो और उसे कैरी ऑन कर रहे हो, ठीक है। तो क्या ऑब्जेक्टिव है? हर एक बिजनेस के कुछ ऑब्जेक्टिव होते हैं, तो इन्हें हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव एंड सोशल ऑब्जेक्टिव। इससे रिलेटेड क्वेश्चन कई बार आया हुआ है, जिसमें आपसे पूछ लिया जाता है, आपको ये 1 2 3 ऑप्शन आपको अगर सोशल ऑब्जेक्टिव के दे दिए और एक ऑप्शन आपको इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव का दे दिया, और आपसे पूछ लिया जाता है कि इनमें से इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव कौन सा है या इनमें से कौन सा सोशल ऑब्जेक्टिव नहीं है। इस टाइप से क्वेश्चन आ जाते हैं, राइट। तो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव एंड सोशल ऑब्जेक्टिव, अब इन्हें डिस्कस करते हैं। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव क्या है इसके? देखिए, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव में सबसे पहले तो आपका आ जाता है अर्निंग प्रॉफिट। देखो, अगर कोई भी बिजनेस अर्निंग प्रॉफिट को अपना ऑब्जेक्टिव लेकर नहीं चलेगा कि उसे प्रॉफिट अर्न करना है, तो वो सर्वाइव ही नहीं कर सकता बिना प्रॉफिट अर्न किए, ठीक है। बहुत ज़रूरी है प्रॉफिट सर्वाइवल के लिए, उसकी ग्रोथ के लिए एंड एक्सपेंशन के लिए, राइट। क्योंकि कितने दिन वो अपने पास से सिर्फ पैसा ही लगाता रहेगा, जब तक उसे कोई रिटर्न नहीं मिलेगा वो आगे ग्रो ही नहीं कर पाएगा, राइट। तो पहला ऑब्जेक्टिव होता है आपका कि आपको प्रॉफिट अर्न करना है। नेक्स्ट है आपका मार्केट स्टैंडिंग एंड क्रिएशन ऑफ कस्टमर। देखो, मार्केट स्टैंडिंग का मतलब है कि आप मार्केट, आपने कितना मेजर पोर्शन आपने मार्केट का कवर किया है। बिजनेस कैन सर्वाइव फॉर अ लॉन्गर पीरियड ओनली इफ इज एबल टू कैप्चर अ बिग शेयर इन द मार्केट एंड हैज़ मार्केट स्टैंडिंग। देखो, आप तभी लंबे समय तक किसी बिजनेस को चला सकते हो जब आपने उसका मेजर पोर्शन मार्केट में कवर किया हो, ठीक है। यानी आपने मार्केट यानी ऑडियंस को टारगेट किया हो। जितने भी कस्टमर्स हैं, अपने कस्टमर्स को अगर ज़्यादा पोर्शन के कस्टमर्स आपने टारगेट किए हैं तो आपका बिजनेस लंबे समय तक चलेगा। इट इज़ पॉसिबल ओनली व्हेन बिजनेस प्रोवाइड गुड्स एंड सर्विसेज टू सेटिस्फाई द नीड एंड वांट्स ऑफ कस्टमर। और मार्केट को आप कैप्चर कैसे करोगे? जब आप उस मार्केट के कस्टमर्स की नीड्स एंड वांट्स को सेटिस्फाई करोगे, उनकी नीड्स के अकॉर्डिंग ही प्रोडक्ट बनाओगे, तभी आप मार्केट को कैप्चर कर पाओगे, तभी आपका बिजनेस लंबे समय तक चल पाएगा, ठीक है। क्रिएशन ऑफ कस्टमर का मतलब है कि आपने कस्टमर्स को सेटिस्फाई किया उनकी नीड के अकॉर्डिंग। जब आप किसी कस्टमर की नीड को पूरा कर देते हो वो आपके प्रोडक्ट से जुड़ जाएगा, राइट। अब वो आपके प्रोडक्ट को ही यूज़ करेगा, क्यों? क्योंकि आपका प्रोडक्ट उसकी नीड को फुलफिल कर रहा है। तो क्रिएट तभी कर पाओगे जब आप कस्टमर को अपने प्रोडक्ट से जोड़ पाओगे, राइट। नेक्स्ट है आपका इनोवेशन। ये भी आपका एक कंपनी का एक ऑब्जेक्टिव हो जाता है कि आप इनोवेट करते रहेंगे चीज़ों को, ठीक। आप अपने ओल्ड प्रोडक्ट्स के न्यू फीचर्स उसमें ऐड करते रहेंगे, नए प्रोडक्ट्स मार्केट में लाते रहेंगे, क्योंकि आपको भी पता है कि टाइम टू टाइम आप भी चेंज हो रहे हो, आपकी भी प्रेफरेंस चेंज हो रही है, प्लस
जो न्यू टेक्नोलॉजी आ रही है, ठीक है, आप उन्हें भी बहुत जल्दी ऑप्ट करना चाहते हो, राइट। तो ये बहुत ज़रूरी है एक बिजनेसमैन के लिए कि अगर वो मार्केट में बने रहना चाहता है, ठीक है, तो इनोवेट करे, टाइम टू टाइम नए प्रोडक्ट्स लाए, न्यू फीचर्स ऐड करे अपने ओल्ड प्रोडक्ट्स में, सो दैट वो उसे और यूज़फुल बना सके और उस प्रोडक्ट को और ज़्यादा इम्प्रूव कर सके, प्रोडक्शन को और ज़्यादा ईजी कर सके, ठीक। क्योंकि जितनी भी न्यू टेक्नोलॉजी आती है, एक कंपनी ने अगर उसे ऑप्ट कर लिया तो सारी कंपनी, सारी जितनी मार्केट है वो उसे ऑप्ट करती है, ठीक है। और कस्टमर्स की प्रेफरेंस उसके अकॉर्डिंग बदल जाती है, तो आपको भी टाइम टू टाइम उसके अकॉर्डिंग चेंज होना पड़ेगा। और अगर आपने पहले किसी चीज़ को इनोवेट कर दिया मार्केट में, अगर आपने सबसे पहले कोई चीज़ ले आए जो न्यू अभी आई थी और आपने सबसे पहले उसे प्रोड्यूस कर दिया, तो कहीं ना कहीं आप उसका बहुत बड़ा बेनिफिट ले लेते हैं, राइट। नेक्स्ट है आपका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। देखो, एक कंपनी के पास जो रिसोर्सेज होते हैं, रिसोर्सेज क्या होते हैं, जिनकी मदद से वो प्रॉफिट अर्न करती है, ठीक है, तो वो रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल हो जाते हैं जो आपको प्रॉफिट अर्न करा रहे हैं। तो अगर आप उनका सही इस्तेमाल करेंगे, सही तरीके से उनका इस्तेमाल करेंगे, तो आप डेफिनेटली बेनिफिट उनसे आपको मिलेगा ही। रिसोर्सेज क्या है आपके पास? मैन, मटीरियल, मनी एंड मशीनरी, ठीक है। तो मैन, वो एम्प्लॉयज़ जो आपके लिए दिन रात वर्क कर रहे हैं। मटीरियल, जिसकी मदद से आप फाइनल प्रोडक्ट बना रहे हैं। मनी, जिसकी मदद से आप मैन को हायर कर रहे हैं और मटेरियल को परचेज कर रहे हैं। और मशीनरी, राइट। इनका अगर आप सही इस्तेमाल करते हैं बेस्ट पॉसिबल मैनर में, तो आपको मैक्सिमम बेनिफिट भी मिलेगा, राइट। नेक्स्ट है आपका इम्प्रूविंग प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करना, इसका मतलब क्या होता है? देखो, प्रोडक्टिविटी यानी जो आप प्रोडक्शन अभी तक कर रहे थे, आप जितने रिसोर्सेज के साथ कर रहे थे, अब आप उन्हीं रिसोर्सेज में अपनी प्रोडक्शन को और ज़्यादा कर दीजिए। रिसोर्सेज आपके सेम ही रहेंगे, बट आप उन्हें और इम्प्रूव करिए सो दैट आपकी प्रोडक्टिविटी भी इम्प्रूव हो। इसे आप मेजर करते हैं एफिशिएंसी से, कि आप अपनी क्षमता बढ़ाएंगे, ठीक है। एवरी बिजनेस एंटरप्राइज मस्ट एम एट ग्रेटर प्रोडक्टिविटी टू इंश्योर कॉन्टिन्यूस सर्वाइवल एंड ग्रोथ, ठीक है। आपका बिजनेस कॉन्टिन्यूस सर्वाइव करे, ग्रो करे, उसके लिए ज़रूरी होता है कि आप अपनी प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करें, ठीक है। इसके लिए आप क्या करेंगे? आप अपने वेस्टेज रिड्यूस करेंगे और एफिशिएंट यूज़ करेंगे मशीन्स एंड इक्विपमेंट्स का और ह्यूमन रिसोर्सेज का और मनी का, ठीक है। तो आप अपनी प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करेंगे तो वो आपके लिए ग्रोथ, आपके बिजनेस के ग्रोथ का कारण बनेगी, उसके सर्वाइवल का कारण बनेगी, राइट। नेक्स्ट है आपका सोशल ऑब्जेक्टिव। देखो, अभी तक आपने डिस्कस किए थे इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, अब हम डिस्कस करें सोशल ऑब्जेक्टिव। दो ऑब्जेक्टिव होते हैं, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव और सोशल ऑब्जेक्टिव, ठीक है। तो सोशल ऑब्जेक्टिव में क्या है? देखो, जो भी एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन किसके बेसिस पर चल रही है? सबसे पहली चीज, अगर उसके पास कस्टमर्स नहीं होंगे, किसी प्रोडक्ट के कस्टमर्स ही नहीं होंगे, कस्टमर्स उसके प्रोडक्ट को लेना ही नहीं चाहेंगे, तो वो कंपनी पहले ही दिन बंद हो जाएगी, राइट, क्योंकि उसके पास कस्टमर्स ही नहीं है। दूसरी चीज, एम्प्लॉयज़ अगर उसके लिए वर्क नहीं करेंगे तो भी वो काम नहीं कर सकती, राइट। इन्वेस्टर्स जो उसकी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो ये सब किसका पार्ट है? ये सब पार्ट है आपके सोसाइटी का, ठीक। तो एज अ बिजनेसमैन आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जिस सोसाइटी की मदद से आप प्रॉफिट अर्न कर रहे हो, देखो, अगर कस्टमर्स नहीं होंगे तो प्रॉफिट नहीं अर्न कर सकते, एम्प्लॉयज़ अगर सामान बनाएंगे नहीं तो भी आप प्रॉफिट नहीं अर्न कर सकते, इन्वेस्टर्स आपकी कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो आप आगे फर्दर प्रोडक्शन कर ही नहीं सकते, राइट। तो ये जो सोसाइटी के जो कस्टमर्स हैं, एम्प्लॉयज़ हैं और इन्वेस्टर्स हैं, ठीक है, तो ये सोसाइटी का पार्ट है जो आपको बिजनेस में ग्रो करने में, सर्वाइव करने में, प्रॉफिट अर्न करने में हेल्प कर रहे हैं। तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप इनके लिए भी कुछ करें, ठीक है। तो सोशल ऑब्जेक्टिव में हम वही चीज़ें डिस्कस करेंगे कि एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्या ऑब्जेक्टिव्स लेकर चलती है सोसाइटी के लिए। देखिए, इसमें पहला है आपका क्वालिटी गुड्स एंड सर्विसेज एट फेयर प्राइजेस, ठीक है, कि आप लोगों को क्वालिटी गुड्स यानी अच्छी क्वालिटी की गुड्स और फेयर प्राइजेस पे दीजिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आप जो भी गुड्स बेच रहे हैं, अगर आप इलेक्ट्रिकल गुड्स बेच रहे हैं तो उस पर ISI मार्क होना चाहिए, क्योंकि ISI मार्क ही बताता है कि हाँ, ये क्वालिटी प्रोडक्ट है। कोई आप फूड प्रोडक्ट बेच रहे हैं तो उसके ऊपर FPO मार्क होना चाहिए, या आप ज्वेलरी बेच रहे हैं तो उसके ऊपर हॉल मार्क होना चाहिए, ठीक है। ये आपको बताते हैं या ये कस्टमर्स को बताते हैं कि हाँ, ये जो ऑर्गेनाइजेशन ये आपको क्वालिटी प्रोडक्ट बेच रही है, ठीक है। तो ये आपकी सोसाइटी के लिए बेनिफिशियल होता है, तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी चाहिए। नेक्स्ट है आपका अवॉइडेंस ऑफ एंटी सोशल एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। इट मीन्स आप उन एक्टिविटीज़ को अवॉइड करेंगे जो एंटी सोशल हैं, अनफेयर हैं, जो सोसाइटी को हार्म पहुंचा सकती हैं, ठीक है, जो सोसाइटी के अगेंस्ट हैं। तो इसमें क्या किया जाता है आपका? होर्डिंग, ब्लैक मार्केटिंग, अडल्ट्रेशन, यानी आप कोई भी मिलावटी प्रोडक्ट नहीं बेचेंगे, ब्लैक मार्केटिंग नहीं करेंगे, इलीगल प्रोडक्ट्स से डील नहीं करेंगे, ठीक है।
फॉल्स एडवर्टीजमेंट नहीं देंगे कि आप एडवर्टीजमेंट में कुछ और दिखा रहे हैं और प्रोडक्ट एक्चुअल में कुछ और ही है, ठीक है। तो आप लोगों को इस तरीके से गलत इन्फॉर्मेशन भी नहीं देंगे, ठीक। तो यह है आपका अवॉइडेंस ऑफ एंटी सोशल एंड फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। देखिए नेक्स्ट है आपका जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। जैसे कि मैंने पहले ही कहा कि आप सोसाइटी से बहुत कुछ ले रहे हो, उसी की बेसिस पे आप चल रहे हो, तो आपको चाहिए कि आप सोसाइटी को कुछ दो, तो आप एम्प्लॉयमेंट जनरेट करो, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट एक बिगेस्ट प्रॉब्लम है सोसाइटी की। सोसाइटी में जॉब नहीं है, तो आप टाइम टू टाइम क्या करो, ज़्यादा से ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करो, ठीक है। उन लोगों के लिए भी जो नॉर्मल है, प्लस उनके लिए भी जो हैंडीकैप हैं, डिसेबल पीपल हैं, ठीक है। तो हर एक के लिए आप जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करो। फिर आ जाता है आपका एम्प्लॉय वेलफेयर। एम्प्लॉयज़ जो आपके यहाँ वर्क कर रहे हैं उनके वेलफेयर के लिए भी आपको सोचना होगा। सिर्फ उनको सैलरी देना इनफ नहीं होता। देखो एम्प्लॉयज़ क्या होते हैं, आपकी वैल्यूएबल असेट्स हैं। अगर वो स्ट्राइक पर चले जाएंगे तो आपका काम नहीं हो सकता, ठीक है। एम्प्लॉय के बिना आप नहीं रन कर सकते अपनी ऑर्गेनाइजेशन। तो चाहिए आपको कि आप उनके लिए भी कुछ ना कुछ इम्पॉर्टेंट कुछ करें, सो दैट उनके वेलफेयर के लिए भी कुछ हो सके। फॉर एग्जाम्पल आप क्या कर सकते हो, आप उन्हें अच्छी वर्किंग कंडीशंस दे सकते हो, राइट। उन्हें हाउसिंग फैसिलिटीज़, मेडिकल फैसिलिटीज़, एंटरटेनमेंट फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर सकते हो, ठीक। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि आप अपने एम्प्लॉयज़ के जितने भी चिल्ड्रन हैं उनके लिए आप किसी भी तरीके क्रच या स्कूल की व्यवस्था कर सकते हो, ठीक है। तो एम्प्लॉय के वेलफेयर यानी एम्प्लॉय के अच्छे के लिए आप सैलरी से अलग हटकर कुछ करिए, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कम्युनिटी सर्विस, ठीक है। यहाँ पर भी वही बात है कि आप अपनी सोसाइटी के लिए कुछ सर्व कीजिए, ठीक है। पूरी सोसाइटी आपके लिए कस्टमर है, तो उसके लिए भी आपको कुछ सर्व करना चाहिए। आप वहाँ के लोगों के लिए लाइब्रेरी ओपन कर सकते हो, कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस चला सकते हो, डिस्पेंसरी खोल सकते हो, ठीक है। कुछ ना कुछ ऐसा कंट्रीब्यूशन करें जिससे आपकी कम्युनिटी में कम्युनिटी का डेवलपमेंट हो, ठीक है। जिस सोसाइटी में आप वर्क कर रहे हो वहाँ का डेवलपमेंट हो, राइट। तो ये हो जाते हैं आपके इकोनॉमिक एंड सोशल ऑब्जेक्टिव। नेक्स्ट है आपका रोल ऑफ प्रॉफिट इन बिजनेस। मीन्स आप ये बिजनेस में प्रॉफिट का क्या रोल है। देखो अगर आप प्रॉफिट अर्न नहीं करोगे तो आप सर्वाइव ही नहीं कर सकते। पहली चीज़ तो ये हो जाती है, ठीक है। तो प्रॉफिट किस लिए ज़रूरी है, सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है। अगर आपको चाहिए कि आप अपने बिजनेस को थोड़ा और बढ़ाना चाहते हैं, अभी आप एक प्रोडक्ट बना रहे थे, अब आप और कुछ प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं, तो उसके ग्रोथ के लिए, उसके एक्सपेंशन के लिए चाहिए कि आप एक अच्छा प्रॉफिट अर्न करें, तभी आप उसकी ग्रोथ में पैसा लगा सकते हैं, राइट। नेक्स्ट है आपका फॉर इंक्रीजिंग एफिशिएंसी। देखो अभी आपने सर्वाइवल के लिए आपको प्रॉफिट चाहिए था, ग्रोथ के लिए चाहिए था, एफिशिएंसी को इंक्रीज करने के लिए भी प्रॉफिट चाहिए। एफिशिएंसी यानी जो आपकी प्रोडक्शन की एफिशिएंसी है, जो क्षमता है आपके काम करने के लिए, ठीक है। आपके एम्प्लॉयज़ की, जितने लोग आपसे जुड़े हैं उनकी, ठीक है, उसे भी इम्प्रूव करता है। कैसे, देखो अगर आप एक अच्छा प्रॉफिट अर्न कर रहे होगे तो जितने भी आपके वर्कर्स हैं, ठीक है, आपके लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही कि आप एक अच्छा प्रॉफिट अर्न करो, प्लस वो वर्कर्स के लिए भी अच्छा हो जाता है। उन्हें क्या लगता है कि अगर कंपनी अच्छा प्रॉफिट अर्न करेगी देन दे विल गेट गुड कंपनसेशन फॉर देयर एफर्ट, ठीक है। उन्हें भी अच्छा कंपनसेशन मिलेगा उनके एफर्ट्स के लिए, उन्हें भी अच्छी सैलरी मिलेगी, उनकी सैलरी में भी हाइक तभी होगी जब प्रॉफिट इंक्रीज होगा, राइट। तो अच्छा प्रॉफिट होगा तो उनकी भी एफिशिएंसी इंप्रूव होगी, राइट। फिर आता है नेक्स्ट फॉर बिल्डिंग प्रेस्टीज एंड रिकॉग्निशन। आप अपनी कंपनी की प्रेस्टीज और रिकॉग्निशन की लोगों से जाने, वो कैसे बढ़ा सकते हो, जब आपकी कंपनी एक अच्छा प्रॉफिट अर्न कर रही होगी, ठीक है। अच्छा प्रॉफिट होगा तभी आप अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट लोगों तक पहुंचा सकते हो, ठीक है। अच्छा रेम्यूनरेशन अपने एम्प्लॉयज़ को दे सकते हो, सफिशिएंट डिविडेंड अपने शेयर होल्डर्स को दे सकते हो। इससे क्या होगा, जब आप हर एक को अच्छा चीज़ प्रोवाइड करोगे तो आपकी कंपनी की प्रेस्टीज एंड रिकॉग्निशन तो मिलेगा ही, उन्हें लोग जानेंगे आपकी कंपनी को, ठीक। तो ये सारे रोल किस वजह से हो पाएंगे, प्रॉफिट की वजह से। प्रॉफिट अगर आपकी कंपनी अर्न करेगी तभी ये चीज़ें पॉसिबल हैं, राइट। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है प्रॉफिट, ठीक। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को ऐसी और वीडियोस के लिए। आज की वीडियो में हम इसे इतना ही डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़, ठीक। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।